तो हम लोगों ने बात करी थी कि अगर कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री पे चल रहा है तो उसका मोशन कैसा होगा, सर्कुलर। मैंने यहां पे ये साइड व्यू दिखाया है, पिछली क्लास में मैंने उसका टॉप व्यू दिखाया था, है ना। अगर मैं ऐसे दिखा रहा हूं, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड है और चार्ज को मैंने ऐसे चला दिया v वेलोसिटी से, तो तुम्हें पता है कि वो यहां फोर्स लगेगा, फिर ऐसे टर्न करेगा तो यहां फोर्स लगेगा, तो ऐसे सर्कुलर मोशन में जाएगा। ये उसका कह सकते हैं टॉप व्यू है सर्किल का। क्या इसी को अगर कोई साइड से देखे तो ऐसा नजर आएगा? क्या जनता समझ पा रही है? ये सीन और जो सीन मैंने अभी यहां दिखाया है ये सेम ही है। 90 डिग्री पे चलाया है, सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है, मतलब अगर मैं ऐसे कोई चार्ज को v स्पीड से चलाता हूं तो वो इस ऐसा सर्कुलर मोशन करेगा, अंदर बाहर ऐसे ऐसे। क्या इमेजिन कर पा रहे हैं भाई? ऐसे वेलोसिटी है तो यहाँ कहीं सेंटर होगा, उसी के चारों तरफ ये सर्किल करेगा। पिछली क्लास में मैंने बात करी थी कि अगर वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री पे दे दी जाए तो उसका मोशन कैसा होने वाला है, सर्कुलर। लेकिन अब हम 90 डिग्री से हट के कुछ बात करने वाले हैं। देखो इधर वेलोसिटी दी थी तो ऐसे अंदर से होता हुआ, अच्छा बताओ चार्ज को मैं इधर वेलोसिटी दे दूं तो कैसा मोशन करेगा? तब भी सर्कुलर मोशन करेगा। अभी भी तो 90 डिग्री पे है, अब सर्कुलर मोशन बाहर की तरफ करेगा। ये पूरे 3D स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, ये मान के चलना है, ठीक है। लेकिन अभी मैं 90 डिग्री पे नहीं बल्कि बात करने वाला हूं 90 से हट के कोई वेलोसिटी दी जाए, यानी चार्ज को अगर ऐसी वेलोसिटी दी है कि ये एंगल थीटा 90 के अलावा कुछ है, वो 90 से ज्यादा भी हो सकता है, 90 से कम भी हो सकता है ना। A velocity at an angle theta not equal to 90 डिग्री। पिछली क्लास में हम लोगों ने लिखा था कि यार एक चार्ज को हमने मैग्नेटिक फील्ड में विद मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर चलाया था तो उसका मोशन कैसा होता था? तब उसका मोशन कैसा होता था? सर्कुलर। और अब कैसा होगा? तो यार अब हम इसको डिस्कस करने के लिए वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बना रहे हैं। एक वेलोसिटी का कंपोनेंट ये है v परपेंडिकुलर, और एक कंपोनेंट ये है, इसको मैं क्या कह रहा हूं, v पैरेलल। v परपेंडिकुलर कितना? एंगल से दूर वाला साइन में, एंगल के अलोंग वाला क्या, cos थीटा। मुझे बता किस कंपोनेंट के होने से कोई फोर्स नहीं लगता है? क्या इस कंपोनेंट के होने से कोई फोर्स नहीं लगता है, और इस कंपोनेंट के होने से फोर्स? तो हम कह सकते हैं कि अगर इस वेलोसिटी में दोनों कंपोनेंट मौजूद हैं तो इस कंपोनेंट की वजह से इस पे फोर्स लगेगा और ये क्या करेगा, सर्कुलर मोशन। इमेजिन करो एक बॉडी है जिसके अंदर एक कंपोनेंट सर्कुलर मोशन कराना चाहता है, लेकिन दूसरा कंपोनेंट उसको सीधी लाइन में चलाना चाहता है। अब जरा सोचो कि एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन भी करे और ऊपर भी शिफ्ट हो, यानी उसके अंदर दोनों कंपोनेंट का मोशन आ जाए, तो मोशन कैसा होगा? ये सर्किल करता करता ऊपर जाएगा। ऐसे मोशन को हम कह सकते हैं हेलिकल मोशन। मैंने यहां चलाने की कोशिश की है, ये वेलोसिटी दी है तो ये सर्किल करता करता ऊपर जा रहा है। ऊपर क्यों जा रहा है? क्योंकि इसके अंदर एक कंपोनेंट वेलोसिटी वो है जिस पे कोई फोर्स नहीं लगता है, तो ये ऊपर भी जा रहा है। और सर्किल क्यों कर रहा है? क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, तो उस हिसाब से इसका सर्कुलर मोशन भी होना चाहिए। तो ऐसे मोशन को हमने क्या नाम दिया है? द मोशन विल बी हेलिकल। मैंने कोई पीडीएफ शेयर नहीं किया था, इसी में सारे क्वेश्चन हैं। इस पाथ को बोला जाता है हेलिक्स। जैसे उसका सर्कुलर मोशन और सर्किल उसका पाथ है, इसी तरह से पाथ इज कॉल्ड हेलिक्स। तो इस हेलिक्स पाथ में ये चलेगा। मैंने इस तरह से बनाया है, तो कुछ इस तरह से ये ऊपर जाता जाएगा।
जैसे स्प्रिंग का स्पाइरल होता है उसी तरह के रास्ते में आगे बढ़ेगा। तो यार यहां डिस्कशन का मुद्दा क्या है? अगेन हम यहां पे बात करने वाले हैं रेडियस ऑफ हेलिक्स। अगर सर्किल का रेडियस होता है तो हेलिक्स का भी रेडियस होता है। अगर हम स्प्रिंग जैसे रास्ते को, स्प्रिंग जैसे पाथ को ऊपर से देखें तो क्या वो सर्किल नजर आता है कि नहीं? यानी उसमें रेडियस की बात भी होगी और उसमें हम लोग टाइम पीरियड की भी बात करेंगे। देखो टाइम पीरियड का मतलब यहां पे थोड़ा बदला है। जब हम सर्कुलर मोशन कह रहे थे तो कह रहे थे कि एक पार्टिकल अपना पूरा सर्किल यहां से यहां करने का टाइम क्या होता है? टाइम पीरियड। लेकिन हेलिकल मोशन में वो वापस अपनी ओरिजिनल जगह पे लौटता नहीं है, तो इसका एक सर्किल क्या कहलाएगा? जहां से शुरू किया है पूरा घूमने के बाद ये उसी के ऊपर आ गया, फिर क्या बताओ, यहां से एक चक्कर पूरा करने के बाद फिर से इसी के ऊपर आ गया, तो हर बार एक चक्कर पूरा करने के बाद वो अपनी ही जगह के थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो जाता है नहीं? तो हम कह सकते हैं उतनी देर में एक सर्किल पूरा हो गया, है ना? मुझे बताओ रेडियस का फॉर्मूला हम क्या लाए थे? अभी पिछली क्लास में हम लोग रेडियस का फॉर्मूला क्या लाए थे? एम वी। तो उस समय v कौन सा कंपोनेंट होता था? क्या होता था यार? उस समय हमने कंपोनेंट दिया ही परपेंडिकुलर था, पूरा पूरा v कहां दिया था? परपेंडिकुलर। लेकिन इस बार हमने v परपेंडिकुलर ना देके थीटा एंगल पे दिया है, तो उसका कौन सा कंपोनेंट यहां आना चाहिए? हाँ ऑब्वियसली परपेंडिकुलर। तो मैंने वेलोसिटी दिया है, एंगल दिया है, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो गया? v sin थीटा बाई क्यू बी। तो यार ऐसा है कि हमें कुछ नया याद नहीं रखना। पिछले फॉर्मूलों में हमने एम वी बाई क्यू बी पढ़ा था, क्योंकि v हमने 90 डिग्री पे ही दिया था। इस बार हमें 90 वाला कंपोनेंट ले लेना है, तो पिछले फॉर्मूले से हमने ये फॉर्मूला बना दिया। ये रेडियस का आंसर हो गया। कोई दिक्कत है? इतना ही पढ़ा है अभी। टाइम पीरियड का फॉर्मूला हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या पढ़ा है? किसी को याद है टाइम पीरियड का फॉर्मूला पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा है? टाइम पीरियड का हमने फॉर्मूला पढ़ा है 2 पाई m अपॉन क्यू बी। इस बार टाइम पीरियड का मतलब क्या है कि अपनी ही जगह के ठीक ऊपर या नीचे आना एक रिवॉल्यूशन के बाद, वही टाइम पीरियड का मतलब है। तो टाइम पीरियड क्या पढ़ा था? 2 पाई m बाई क्यू बी। मुझे बता इस डिस्कशन में इनमें से क्या चीज बदल गई है? क्या मास बदल गया है? क्यू बदल गया है? बी बदल गया है? कोई चीज? और कोई चीज नहीं बदली है, तो इस आंसर में क्योंकि वेलोसिटी आता नहीं है, तो मैं कहूंगा टाइम पीरियड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी यार जैसा पहले था वैसे ही अभी रहेगा, और टाइम पीरियड सेम रहेगा। तो कोई कहे ओमेगा क्या होगा? सेम। फ्रीक्वेंसी क्या होगा? सेम। और कैसे निकालते हैं? तो ओमेगा क्या होता था? बाई टी। फ्रीक्वेंसी क्या होता था? 1 बाई। तो कुल मिलाकर हमें टाइम पीरियड याद रखना है, वही उसी पे बात करी जाएगी। रेडियस निकाल लिया, टाइम पीरियड निकाल लिया, ये सब चीजें यहां पूछी ही नहीं जाती। मैं क्यों लिख रहा हूं कोई जरूरी भी नहीं है। रेडियस पूछा जाएगा, टाइम पीरियड। एक नई चीज यहां पे आई है, उसका नाम हमने रखा है पिच। पिच नाम या तो तुमने इससे पहले कभी स्क्रू गेज में पढ़ा था। स्क्रू गेज में क्या होता है? वो थ्रेड्स जो बने होते हैं पेंच के अंदर, उन थ्रेड्स के बीच का गैप, वो जो कोई स्क्रू होता है तो खांचे बने होते हैं, उस खांचे के बीच का गैप, वही क्या होता है? यहां पर क्या बताओ, ऐसे ऐसे वो स्पाइरल पाथ में चल रहा है और एक सर्किल पूरा करने के बाद क्या वो अपनी ही पोजीशन के ऊपर चला आता है। तो ये जो गैप है, क्या हर बार ये गैप या ये गैप, क्या हर बार ये गैप कहां से कहां तक का? एक चक्कर लगाने के बाद ऊपर आने का, ये गैप हर बार मेंटेन रहेगा। इग्नोरिंग द ग्रेविटी, मैं यहां ग्रेविटी इग्नोर कर रहा हूं, है ना? ये मैं ग्रेविटी फ्री हॉल के लिए ही सारी बातें कर रहा हूं। ग्रेविटी फ्री हॉल में मैं ये सारा डिस्कशन कर रहा हूं। तो क्या बता, ये जो गैप है, चार्ज अपना एक सर्किल पूरा करने के बाद जितना ऊपर या नीचे आता है, ऑब्वियसली यहां ऊपर आ रहा है, तो एक चक्कर के बाद जितना वो ऊपर शिफ्ट हो गया है, या कह सकते हैं जो स्पाइरल पाथ है स्प्रिंग जैसा है, और हर स्प्रिंग की स्पाइरल्स के बीच में जो गैप होगा, उसी गैप का नाम क्या है? पिच। तो ये पिच कितनी देर में क्रिएट होता है?
क्या जितनी देर में एक सर्किल पूरा होता है उतनी देर में वो ऊपर जाता है। अच्छा, वो यहां से यहां पहुंचने के लिए कौन सा कंपोनेंट जिम्मेदार है, ये वाला या ये वाला? पैरेलल, अगर पैरेलल कंपोनेंट ना होता तो ये सर्किल करता रहता, यानी ये कंपोनेंट से चला है वो कितनी देर तक। तो यार पिच एक तरह से क्या है, डिस्टेंस बिटवीन स्पाइरल्स, है ना, डिस्टेंस बिटवीन स्पाइरल, या इसको कह सकते हैं यार मोशन अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, है ना, डिस्टेंस अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड इन वन टाइम पीरियड, इन वन टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड में जितना वो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग चला गया है, और वो किस कंपोनेंट की वजह से चला है, वी पैरेलल की वजह से। तो अब कोई तुमसे पूछे इस वेलोसिटी से कोई इतने टाइम तक चले तो कितना डिस्टेंस चलेगा, है ना। वी पिच का कोई स्टैंडर्ड सिंबल नहीं, कुछ जगह सिग्मा ऐसे लिखा रहता है, बस मैं पिच बोल रहा हूं। तो क्या होगा, वी पैरेलल इंटू टी। वी पैरेलल हमारे पास क्या है, वी कॉस थीटा, ये हमें याद रहेगा, और टाइम पीरियड क्या है 2 पाई एम बाई क्यू बी, ये हमें याद रहेगा, तो ये बन जाएगा। ये रिजल्ट बना के ही याद रखना ठीक रहेगा। तो ये हमारा पिच का आंसर आ गया। नोट कर लिए हैं। तो इस पे क्या है कि सीधे सीधे ही क्वेश्चन आएंगे, इसमें और ज्यादा वेरिएशन की कोई संभावना नहीं। अब कंपैरिजन वाले क्वेश्चन आ जाएं तो हमें करना आता है, ठीक है। टाइम पीरियड के कंपैरिजन आ जाए तो वहां भी हो सकते हैं, यहां भी हो सकते हैं। तो हम लोगों ने यार दो केसेस चार्ज के पढ़ लिए कि चार्ज को अगर 90 डिग्री पे छोड़ा जाए। अच्छा, यहां अगर कोई ऐसे बात करे कि ग्रेविटी का इफेक्ट मान लिया हम ले लें, तो बता वी पैरेलल क्या फिक्स रहेगा? जैसे अभी हमने डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम लगाया है, तो क्यों लगाया है, क्योंकि वी पैरेलल बदलने वाला कोई नहीं है। अगर बताओ ग्रेविटी का इफेक्ट ले लिया जाए तो ये वी पैरेलल पहले डिक्रीज करके 0 होगा, फिर नीचे की तरफ बढ़ने लगेगा। तो इसका मतलब इसका स्पाइरल पहले अपना पिच घटाते हुए ऊपर जाएगा और फिर बढ़ाते हुए नीचे आएगा। कभी कभी ऐसी बातें कर सकते हैं। या सोचो ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हो, तो क्या बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हो, ग्रेविटी नहीं है, तो इस चार्ज को मैग्नेटिक फोर्स के अलावा और क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, वो ऊपर की तरफ एक्सीलरेशन क्रिएट करेगा, तो क्या उसका पिच लगातार बढ़ता हुआ होगा। तो इस तरह के क्वालिटेटिव क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। अगर ग्रेविटी फ्री हॉल है, कोई दूसरा इंफ्लुएंस नहीं है, तो इसका पिच कैसा रहेगा, यूनिफॉर्म। ये पिच यूनिफॉर्म कब तक रहेगा, ओनली मैग्नेटिक फोर्स इज देयर। अगर केवल मैग्नेटिक फील्ड है तब तक ये यूनिफॉर्म होगा, और अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड या ग्रेविटी का इफेक्ट है तो जो इफेक्ट हम लोग ने कभी पढ़ा है कि ग्रेविटी क्या करती है, तो उस कंपोनेंट के साथ करेगी। कंपोनेंट बदलेगा तो पिच भी बदलेगी।
तो हम लोगों ने अभी बातें करी है, ठीक 90 डिग्री पे छोड़ दिया जाए और 90 के अलावा किसी भी एंगल पे छोड़ दिया जाए तो कैसा होना है, हेलिकल मोशन होना है। मैंने ऊपर की तरफ ऐसे वेलोसिटी दी थी तो ऐसे ऊपर हेलिकल मोशन होने लगा, अगर मैं नीचे की तरफ वेलोसिटी देता तो नीचे हेलिकल मोशन होने लगता। तो कुल मिला के यार 90 डिग्री अकेला है जिसपे सर्कुलर मोशन हो सकता है। अच्छा बताओ, अगर चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग छोड़ दिया जाए तो 0 डिग्री पे। ये तो बात हम पहले ही कर चुके हैं कि चार्ज को अगर मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग चलाओगे तो उसको फोर्स लगता ही नहीं है, तो जैसा है सीधा चलता जाएगा। अगली कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन क्या हो सकता है कि तुम्हें कोई चार्ज दे दिया जाए 2 कूलम, कोई वेलोसिटी वेक्टर दे दिया जाए 2i कैप 3j कैप, और कोई मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दे दिया जाए 4k कैप, या कुछ और भी है साथ में 2i कैप 4k कैप, ऐसा है। तो हम लोगों ने मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला वेक्टर लुक में क्या पढ़ा है, हाँ, Q V क्रॉस B। तो अब देखा जाए तो ये क्वेश्चन मैग्नेटिज्म का कम हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट का ज्यादा हो गया। भाई Q कितना है 2, उसके अलावा क्या लिखा है V क्रॉस B। क्या बताओ दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, अभी यार 2D वेक्टर्स हैं तो फिर भी आसान है, 2D कहाँ है, तो 3D हो गया। अरे भाई ये IJ में है और ये IK में है, क्या इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना हमने सीखा है, कैसे करते थे, IJ बनाते थे, I के नीचे यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 0, यहाँ K के लिए 0, यहाँ 4, ऐसे करते थे। फिर क्या करते थे, एक लिखते थे प्लस I, दूसरा माइनस J, तीसरा प्लस K। ये मैं याद दिला रहा हूँ, ये सब बातें वेक्टर में पढ़ाई जा चुकी हैं और आना भी चाहिए। I के साथ I वाला कोई टर्म नहीं आता है, 12 माइनस 0, फिर J के साथ 8 माइनस 0, फिर K के साथ 0 माइनस 6, तो ये कितना आ गया 12i माइनस 8j माइनस 6k, कितना आ गया 2 इंटू इस क्रॉस प्रोडक्ट। देखो वेक्टर वेक्टर का जब क्रॉस होता है तो आंसर भी वेक्टर आता है, 12i माइनस 8j माइनस 6k। तो बस इतना न्यूटन वेक्टर में आ गया। अभी कोई कहे नहीं फोर्स का वेक्टर नहीं, स्केलर आंसर बताओ, तो देखो यार यहां से 2 और कॉमन ले लो, थोड़ा इजी लुक बन जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस 4j कैप माइनस 3k कैप। अब कोई पूछे नहीं इसका मैग्नीट्यूड बताओ, तो देखो यार 4 तो बाहर ही आ गया है, अंडर रूट 6 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, जो भी आएगा 61 आ गया, तो ये इतने न्यूटन आ गए फोर्स का स्केलर आंसर। क्या जनता समझ पा रही है? अब मैं एक चीज दिखाना चाह रहा हूं, ये बात सबको दिखना चाहिए कि फोर्स वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के क्रॉस प्रोडक्ट से आया है। ये बात हमने वेक्टर में करी थी, यहां मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है। मुझे बताओ जब भी हम दो चीजों का क्रॉस करके कोई वेक्टर आंसर लाते हैं तो उसमें क्या फीचर होता है, कि जो फोर्स होगा विल बी परपेंडिकुलर टू V एंड F विल बी परपेंडिकुलर टू B। यानी यार इसका फीचर ये होता है कि ये हमेशा दोनों चीजों के परपेंडिकुलर होता है। और वैसे भी तुम्हें पता है जो हमने ये तमाचे वाला रूल बनाया था, वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी ऐसे होती है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होती है, इनके बीच में कुछ भी एंगल हो सकता है क्योंकि अंगूठा फ्लेक्सिबल है। लेकिन तमाचे का एंगल वो अंगूठे के भी परपेंडिकुलर है, और क्या ये नहीं साफ साफ बता रहे कि तमाचे की डायरेक्शन ना इसके साथ भी 90 डिग्री पे और मैग्नेटिक फील्ड के साथ भी 90 डिग्री पे है। यही बात मैंने यहां लिखी कि जो फोर्स होगा वो परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी भी होगा एंड परपेंडिकुलर टू। तो इसका क्या मतलब है यार, इसका वेक्टर मतलब ये है कि अगर कल को कोई कहते हैं यार एफ डॉट वी क्या आएगा, क्या दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0। कोई पूछे अच्छा बताओ एफ डॉट बी क्या आएगा, क्या आएगा। कोई कहते हैं यार कि इस फोर्स की वजह से जनरेट है एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन डॉट वी क्या आएगा 0। एक्सेलेरेशन डॉट बी क्या आएगा। यार ये बनी बात है यार, फोर्स और एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन कभी अलग, क्या ए बराबर एफ बाई एम होता है कि नहीं। तो जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वही ए की डायरेक्शन होती है, और जब दो चीजें परपेंडिकुलर तो उनका डॉट क्या होता है देखना चाहेंगे।
मैंने यार फोर्स का आंसर निकाला है, ये निकाला है, ये निकाला है, और कोई एक वेलोसिटी ले लेते हैं, जरा देखते हैं वेलोसिटी डॉट एफ क्या आ रहा है। वेलोसिटी हमारा है 2i प्लस 3j डॉट एफ क्या है जरा देखो, 4 बाहर ले लो, 4 बाहर ले लो, कितना है 6i माइनस 4j माइनस 3k, जरा इनका डॉट करते हैं, 12 माइनस 12 और k वाला टर्म ही नहीं है, तो ये कितना आ गया, आया कि नहीं। ये मैं क्यों दिखा रहा हूं, मैं इसलिए दिखा रहा हूं, कई बार क्या होगा कि तुम्हें फोर्स वेक्टर बना बनाया दे दिया जाएगा, ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर में एक कंपोनेंट दे दिया जाएगा और एक कंपोनेंट अननोन छोड़ दिया जाएगा, और कह देंगे कि ये अननोन बताओ, तो तुम्हें लगेगा ये क्या बात हुई, ऐसे वेलोसिटी और फोर्स में क्या सीधे रिलेशन निकाल लें, जबकि मैग्नेटिक फील्ड दिया नहीं है, तो कोई रिलेशन नहीं, सिंपल तुम्हें क्या करना है, डॉट करना है और जीरो कर देना है। कल कोई भी मैग्नेटिक फील्ड में ये 2 दे देता, ये 4 ना देता, इसको हम कोई अननोन मान लेते ए, और कह देता ये ए बताओ अगर इस मैग्नेटिक फील्ड में इतना फोर्स जनरेट हुआ है, तो बस तुम्हें क्या करना था, इनका डॉट प्रोडक्ट करना था और जीरो कर देना था। क्या जनता समझ पा रही है। जैसे एक क्वेश्चन देखो इसमें नजर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 जरा देखें, 25 दिखा यार, इसमें मैग्नेटिक फील्ड दिया है कितना 2i प्लस 3j, ए वेक्टर दिया है कितना ai प्लस 4j। क्वेश्चन देखें जरा 25, ऐसा दिख रहा है, क्वेश्चन में कहा वैल्यू ऑफ ए क्या होगी, क्या करना है, क्या बता रहा, एक्सेलेरेशन और फोर्स का डायरेक्शन सेम होता है, अगर फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री पे होता है तो ए भी मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री पे होगा, तो बस तुम्हें क्या कर देना, ए डॉट बी करके जीरो कर देना है। अब जरा इनका डॉट करो जरा, क्या आएगा 2a 12 बराबर क्या 0, तो 2a बराबर -12, तो a बराबर क्या -6। ऐसे कोई भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, और मैंने तो एक ही एग्जाम्पल यहां दिखाया है, 4 कैटेगरी में ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं। बात क्लियर है, नोट कर ले। साइक्लोट्रॉन हटा दिया गया है, एक आध क्वेश्चन इसमें नजर आ रहे हैं, हालांकि मैंने हटाया था, कोशिश की थी कोई आए ना, तो साइक्लोट्रॉन हटा देना। साइक्लोट्रॉन का एक क्वेश्चन मुझे अभी नजर आया था, हाँ सेकंड हटा दो, 28 भी है, ठीक है 28 भी हटा दो, सेकंड भी हटा दो। हटा दे भाई। ये मैक्सिमम है यार कि क्रॉस प्रोडक्ट तुमसे कराए, अगर इस पे कोई वेक्टर क्वेश्चन पूछा जाएगा
तो इसी में पूछा जाएगा, इसमें कम टाइम लगता है। ये 4 डॉट मैंने जीरो किए हैं। अच्छा, एक बात पता है, पावर डिलीवर्ड का फॉर्मूला होता है एफ डॉट वी, ठीक है, और एफ डॉट वी क्या है, जीरो। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फोर्स किसी चार्ज पे कोई पावर डिलीवर नहीं करता। क्या ये स्टेटमेंट मैंने शुरू में लिखाया था, मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पे कोई पावर डिलीवर नहीं करता है। मैग्नेटिक फोर्स कोई वर्क डन भी नहीं देता है, शायद वर्क डन वाला स्टेटमेंट लिखाया हो। क्या मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पे कोई वर्क डन नहीं करता है। और लॉजिक क्या है कि जब फोर्स उसके मोशन के 90 डिग्री पे है तो उसकी स्पीड में कोई बदलाव नहीं आएगा, स्पीड पे बदलाव नहीं आएगा, काइनेटिक एनर्जी में बदलाव नहीं आएगा, मतलब वर्क डन क्या होगा, जीरो। पावर डिलीवर्ड क्या होगा, जीरो। ये पहले पेज पे ही कहीं होगा, पहले पेज पे नोट कर लें। मैग्नेटिक फील्ड, magnetic field does not apply, does not deliver any power or work, does not deliver any power or work on moving charge, on moving charge। मैग्नेटिक फील्ड कोई पावर डिलीवर नहीं करता और कोई वर्क नहीं करता, वर्क नहीं करता तो पावर भी जीरो ही होगा। इसका मतलब यार मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन तो बदल सकता है बट स्पीड की बदलाव नहीं कर सकता। उसके लिए कौन चाहिए, स्पीड बदलाव लाने के लिए कौन चाहिए, स्पीड बदलाव के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड तो स्पीड में बदलाव करता है ना। एक करंट कैरिंग वायर, तो जब मैं कहता हूं कि इसके थ्रू करंट फ्लो कर रहा है तो करंट मतलब क्या, करंट मतलब करंट मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में। सही माने में करंट होता है इलेक्ट्रॉन का फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन हम उसी को सोचते कैसे हैं, उसी को हम सोचते हैं पॉजिटिव चार्ज का फ्लो करंट की डायरेक्शन में। बात एक ही है, ठीक है। मुझे बताओ, अगर यहां पॉजिटिव चार्ज किसी स्पीड से मूव कर रहा है, उस स्पीड का नाम हमने दिया था क्या, ड्रिफ्ट स्पीड। ड्रिफ्ट स्पीड से मूव कर रहा है किसी कंडक्टिंग वायर में, ठीक है। तो क्या इस एल लेंथ के सेगमेंट में हर चार्ज को किसी मैग्नेटिक फील्ड में, मान लिया ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, सब कुछ मैग्नेटिक फील्ड बी की मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो बताओ इन सारे चार्ज पे फोर्स लगेगा कि नहीं। भाई वेलोसिटी है, अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, तो हर चार्ज पे कहां फोर्स लगेगा, ऊपर। तो इस वायर को अंदर के सारे चार्ज पे जब फोर्स लगेगा तो ये चार्ज वायर को खिसकाना शुरू कर देंगे, यानी ये वायर को खिसका सकते हैं। कोई कहेगा नहीं सर पॉजिटिव थोड़ी मूव करता है, नेगेटिव करता है। चलो नेगेटिव से सोचते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन करंट राइट दिखाया तो इलेक्ट्रॉन कहां मूव कर रहे हैं, लेफ्ट। तो वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो क्या हर इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कहां लग रहा है, ऊपर। तो तुम इस नजरिए सोच लो, तो क्या डिस्कशन बदला क्या। अभी भी मैं कह रहा हूं कि अगर करंट राइट है तो फोर्स कहां आएगा, ऊपर, और यहां भी मैं कह रहा हूं कि अगर पॉजिटिव राइट है तो फोर्स ऊपर। जनता समझे यार, करंट का राइट दिखाना सही माने में इलेक्ट्रॉन का लेफ्ट जाना होता है, नहीं। लेकिन हम लोग सोचते कैसे हैं, कन्वेंशन क्या सोचते हैं कि पॉजिटिव मूव कर रहा है, तो क्या पॉजिटिव मूव करने से भी वही आंसर आ रहा है, नेगेटिव सोचने से भी। तो हम ये नहीं सोचेंगे, हम रियलिटी क्यों सोचे जब इसी से काम बन रहा है। हमें अपना अंगूठा कहां करना है, चार्ज मोशन के अलोंग, तो कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज क्या है, यानी करंट के अलोंग। सीधे अब क्या बोलेंगे, करंट के अलोंग अंगूठा, मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग फिंगर्स, जैसा पहले करते थे। तो फोर्स कहां लगेगा, क्या इस पूरे
जितने भी चार्ज इसके अंदर भरे हैं उन सब के अंदर एक फोर्स लगेगा और वो फोर्स कलेक्टिवली हम कह सकते हैं इस रॉड को लगेगा। भाई चार्ज को लग रहा है तो रॉड को ही तो मूव कराएगा। क्या उस रॉड को मूव कराने की क्षमता होगी अगर वो करंट फ्लो करा रहा है? मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई करंट फ्लो करा रहा है तो उसके अंदर फोर्स लगेगा। तो यार इस फोर्स का लेना देना किससे होना चाहिए? ऑब्वियसली जितने चार्ज हैं इसके अंदर उनकी संख्या से, उनके चार्ज से, उनकी स्पीड से होना चाहिए कि नहीं, है ना? लेकिन क्या स्पीड को हम करंट से रिलेट कर चुके हैं तो हम ये चीजें अपीयर नहीं कराना चाहते। कायदे से तो हम पिछले फॉर्मूले से ही इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसका प्रॉपर डेरिवेशन है, बट हमें इतना समझ में आ रहा है कि स्पीड है इसी वजह से करंट है। तो क्या हम इस आंसर को सीधे करंट में लिखना चाहेंगे? क्योंकि करंट हमें पता होता है, ना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अंदर के पता होते हैं, ना हमें आमतौर पे स्पीड पता होता है। इजीली अवेलेबल चीज क्या है? करंट। तो फॉर्मूला तो वही होता था, क्या होता था? क्यू वी बी साइन थीटा, मगर आफ्टर डेरिवेशन स्टेप हम लोग जंप कर रहे हैं, ये आंसर क्या आ जाता है? आ जाता है आई एल बी साइन थीटा। ये साइन थीटा वही वाला है। ये थीटा किसके किसके बीच का एंगल होता था? वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का। लेकिन अब ये एंगल क्या है? जैसे मैं कह दूं ये मैग्नेटिक फील्ड है और हमारा रॉड ऐसे रखा है, तो क्या चार्ज का वेलोसिटी या रॉड की लेंथ एक ही बात है? तो हम क्या कहेंगे यार, मैग्नेटिक फील्ड और रॉड की लेंथ के बीच का एंगल। क्या ऐसे नहीं लिख सकते? मैं लेंथ को एक वेक्टर क्वांटिटी बनाने वाला हूं और किस डायरेक्शन में लेंथ वेक्टर बनाऊंगा? लेंथ वेक्टर में करंट के अलोंग बनाऊंगा। तो क्या थीटा को हम ऐसे भी कह सकते हैं वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का बीच का एंगल है? ये पहले कहते थे, लेकिन अब मैं क्या कहने वाला हूं? थीटा क्या है? एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड एल वेक्टर। तो ये फोर्स का फॉर्मूला नया आया है, ये स्केलर फॉर्म है। इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे? आई एल क्रॉस बी। क्या एल क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड एल बी साइन थीटा हो जाएगा और इससे हमें डायरेक्शन भी मिल जाएगी। क्या जनता समझ पा रही? पिछले फॉर्मूले में जो कुछ भी था उसी को बदल के इस लुक में ला दिया जाता है। चार्ज मूव कर रहा है तो ऑब्वियसली करंट है, और करंट है तो करंट से भी फॉर्मूला बनाया जा सकता है। तो अभी हमने जो फॉर्मूला निकाला है इसमें लेंथ को वेक्टर क्वांटिटी डिफाइन किया गया है ना? तो कुछ ना कुछ लॉजिक होगा लेंथ वेक्टर डिफाइन करने के पीछे, क्योंकि वो वेक्टर के नियम का पालन करता है। वेक्टर का नियम क्या है? वेक्टर का नियम क्या है कि ऐसे ऐसे बहुत सारे वेक्टर्स का नेट हमेशा क्या होता है कि यार ऐसे ऐसे बहुत सारे वेक्टर्स का नेट क्या होता है? पहले के टेल से लास्ट के हेड को मिलाने वाला वेक्टर होता है कि नहीं? किसी चीज का रिजल्टेंट हेड टू टेल डायग्राम से ऐसे तय होता है। सोचो ये एक टेढ़ा मेढ़ा वायर है, हम चाहें तो इसको क्या छोटे छोटे वेक्टर्स में इमेजिन कर सकते हैं कि नहीं? और इन सारे वेक्टर्स का नेट वो क्या आएगा? उन सारे वेक्टर का नेट आएगा ए से लगा के बी को मिलाने वाला ऐसा वेक्टर। नहीं, यानी अगर हमें टेढ़ा मेढ़ा वायर मिल जाए तो हमें क्या करना है? उसके किनारों को जोड़ने वाला एक इफेक्टिव रॉड बना देना है। इसकी लेंथ मैंने लिख दी है एल इफेक्टिव। क्या लिख दी है? एल इफेक्टिव। और अब इस वायर में करंट फ्लो करा देना है।
इसका एंगल पता कर लेना है। अब कोई पूछे यार इस पे कितना फोर्स लग रहा होगा, तो इसका फोर्स का आंसर होगा I इंटू एल इफेक्टिव इंटू बी साइन थीटा। यानी जहां अभी मैं एल लिखा कर रहा था स्ट्रेट वायर था, ये वायर कैसा था, टेढ़ा मेढ़ा वायर है, तो बस हमें क्या करना है, उसका एल इफेक्टिव लेना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल सोचो यहां पे मैं एक सेमी सर्कुलर वायर ले लूं, सेमी सर्कुलर वायर जिसका रेडियस ए है, ठीक है, इसका रेडियस कितना है, ए है, और इसमें कुछ करंट फ्लो कर रहा है आई का, तो बताओ इस पे कितना फोर्स लगेगा। फोर्स बराबर आई एल इफेक्टिव इंटू बी साइन थीटा। चलो दो चीजें भरना है। एल इफेक्टिव कितना, क्या इन दोनों को अगर ज्वाइन करोगे तो ये लंबाई कितनी आएगी 2a, तो एल इफेक्टिव की जगह कितना 2a। फिर जिस तरह से मैंने डायग्राम बनाया है, क्या लेंथ वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है 90, तो ये कितना आ गया साइन 91 होता है। क्या जनता समझ पा रही, तो ये थोड़ा और मॉडिफाइड फॉर्मूला हो गया, ये ज्यादा जनरल डिस्कशन हो गया, ये ज्यादा जनरल डिस्कशन है या ये ज्यादा जनरल डिस्कशन है। ये जब मैं पढ़ा रहा था तब स्ट्रेट वायर था, और अब मैं ये स्टेटमेंट दे रहा हूं टेढ़ा मेढ़ा वायर भी हो उसका भी हम सेम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। नोट कर लिया भाई लोग, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और एक सर्कुलर लूप है, ऐसा कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा सर्कुलर लूप है जिसमें क्या है आई का करंट है, ठीक है, फोर्स ऑन करंट कैरिंग लूप, सीसी का मतलब करंट कैरिंग लूप है। मुझे बता इस लूप के अंदर कुछ करंट फ्लो कर रहा है, बी की यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ये रखा है, कितना फोर्स लगेगा, तो सीधी सी बात है इसका एल वेक्टर क्या हो गया 0। अरे सोचो ऐसे ऐसे मैं छोटे छोटे लेंथ वेक्टर मानता हूं तो आखिरी वेक्टर पहले के टेल पे मिल गया कि नहीं, और एल वेक्टर 0 हो गया तो एफ क्या आ जाएगा, है ना, आई इंटू एल इफेक्टिव इंटू बी साइन थीटा, कुछ भी बना रहे तो एफ क्या आ गया 0, यानी लूप पे लगने वाला फोर्स 0 होगा। क्या जनता समझ पा रही है। अब यार इसको मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर सकता हूं एक तरीके से। तुम सोचो यार इस लूप को मैं कहीं भी दो हिस्सों से कट कर दूं तो क्या एक हिस्से का रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम ये रॉड आएगा, नहीं, और इतने हिस्से को रिप्रेजेंट करने वाला रॉड भी उसी के बराबर इधर आएगा। इसमें करंट ऊपर जा रहा है तो इसमें करंट नीचे जा रहा है। अब इस वायर पे फोर्स लगेगा कि नहीं, तो मैं कहूंगा इतने सेक्शन पे तो फोर्स लग रहा होगा, लेकिन कहां लगेगा, तो रूल के हिसाब से अंदर आ रहा है, और इतने हिस्से पे
कहाँ रहा है, बाहर आ रहा है, तो नेट कितना हो गया, 0। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई कर्व टुकड़े का फोर्स हम निकालना जानते हैं और एक लूप को हम दो कर्व टुकड़ों में सोच सकते हैं, और इस कर्व का इफेक्टिव ये आएगा, इस कर्व का इफेक्टिव, दोनों में अपोजिट करंट है तो फोर्स भी अपोजिट होगा, तो वो फोर्स एक दूसरे को खत्म कर देगा। दूसरे वाले रॉड का कैसे निकालेंगे फोर्स? इस वाले का समझ में आया? तो इस वाले का इफेक्टिव इधर से लेके इधर तक एक लेंथ बना दिया है ना। करंट क्योंकि यहां ए से बी चल रहा था और यहां सी से डी चल रहा है, तो यहां उल्टा करंट दिखा दिया। यानी ऐसा नहीं कि इनके टुकड़ों में फोर्स नहीं लगता है, बट नेट क्या होता है, 0 होता है। क्या जनता समझ पा रही है? यानी लूप पे लगने वाला हमेशा फोर्स 0 होगा। अब सोचो कि कोई लूप हो और तुमसे एक टुकड़े पे फोर्स पूछ ले, जैसा क्वेश्चन नंबर 4 देखो जरा, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर। इसमें इन्होंने लूप बनाया है और तुमसे कोई कहते हैं कि यार लूप पे फोर्स बताओ, ऐसा लूप बनाया है, ये मैग्नेटिक फील्ड दी है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड दी है, और ऐसा लूप बनाया है सेमी सर्कुलर। ठीक है, जरा लैंग्वेज ध्यान से देखना, ये आर रेडियस का एक सर्कुलर लूप है। कोई तुमसे पूछे बताओ इस लूप पे कितना फोर्स होगा, तो जवाब क्या होगा, क्या होगा? चलो मेरा पहला क्वेश्चन है कि अगर कोई तुमसे पूछे पूरे लूप पे फोर्स कितना है, 0 है। कितना है? लेकिन कोई पूछे बताओ इस सेमी सर्कल पोर्शन पे फोर्स कितना है, तो तुम 0 नहीं कह सकते। तब तुम्हें इसको सोचना बंद कर देना चाहिए, तुम्हें इस सेमी सर्कल के इफेक्टिव एक वायर सोचना चाहिए, नहीं, और वो वायर कितनी रेडियस का आएगा, और फिर क्या इसका लंबाई वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री पे है, तो फोर्स कितना आएगा, I 2R B साइन 90। यानी कोई सर्कुलर आर्क पे पूछता है, केवल सर्कुलर आर्क पे, तो उसका आंसर क्या बताओगे, 0। अब सीधी सी बात है, इस टुकड़े पे फोर्स कहां लग रहा होगा, लेफ्ट, और बचे हुए टुकड़े पे कहां लग रहा होगा, राइट, तो वो एक दूसरे से खत्म हो रहे हैं, इसलिए पूरे में क्या आएगा, 0। क्या जनता समझ पा रही है? तो वो थोड़ा समझदारी से देखना, ये बहुत रेयर डिस्कशन है, बट ये भी क्वेश्चन बन सकते हैं। क्लियर है भाई? तो हम लोगों ने, अच्छा यूनिफॉर्म फील्ड, यहां पूरी कहानी में एक बात मैंने लिखी है, करंट कैरिंग लूप इन यूनिफॉर्म फील्ड। ये सारे नियम किसके लिए हैं, यूनिफॉर्म फील्ड। यूनिफॉर्म फील्ड के दो मतलब हैं, यूनिफॉर्म मैग्नीट्यूड, यूनिफॉर्म डायरेक्शन। ये सारे नियम कब ट्रू हैं, यूनिफॉर्म फील्ड, यूनिफॉर्म। एक बार क्वेश्चन नॉन यूनिफॉर्म का बनाया गया था, इमेजिनरी क्वेश्चन, एक्चुअली ऐसे किसी ने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे नेचर की किसी ने प्रोड्यूस करी है, ऐसे नेचर की मैग्नेटिक फील्ड होती नहीं है, बट किसी ने प्रोड्यूस करी है, और यहां एक करंट कैरिंग लूप रख दिया गया है ऐसा आई का, और पूछा कि कितना फोर्स लगेगा इस पे। ये ए रेडियस का एक सर्कुलर लूप है, फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, तो तुम कहोगे सर अभी तो आपने बताया लूप पे फोर्स नहीं लगता है, तो पहले क्लियर कर लें, लूप पे फोर्स नहीं लगता जब वो यूनिफॉर्म फील्ड में हो। क्या ये यूनिफॉर्म फील्ड है भाई? अगर ऐसी लाइनें दिखाई हैं इसका मतलब कि उसकी डायरेक्शन हर जगह अलग अलग है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म हो गई, इसके लिए कोई नियम अभी नहीं पड़ा है। तो बताओ इस पे फोर्स लगेगा कि नहीं। अब इसको हम अपने टुकड़े वाले मेथड से समझ सकते हैं कि सोचो एक छोटा सा इतना सा टुकड़ा और यहां करंट फ्लो करा होता, तो इसमें कहां फोर्स लगता, देखो जरा, मैग्नेटिक फील्ड रेडियली बाहर है, इतने पे बाहर लगता, इस टुकड़े पे करंट ऐसे बाहर, इस टुकड़े पे देखो करंट ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड इधर बाहर। क्या हर टुकड़े पे बाहर लग रहा है तो कैंसिल किससे हो जाएगा, जब हर टुकड़े पे बाहर लग रहा है तो कैंसिल कितना लगेगा। तो इस रीजन की मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सब जगह एक जैसी है, तो फोर्स होगा I L B साइन 90। क्यों, मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल तो सब जगह 90 ही है, और L कितना 2πr। ये उसका आंसर था, बहुत रेयर डिस्कशन है, लेकिन यूनिफॉर्म फील्ड के नियम अलग हैं, नॉन यूनिफॉर्म के अलग हैं। ये इकलौता क्वेश्चन है जो ऐसे बनाया गया है, जो फैशन में चल रहा है।
ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसलिए इसका रूल एक्सेप्शनल है। ये नोट कर लिया भाई। एक कंडक्टिंग रॉड है, ये कंडक्टिंग रेल लाइन है, ऐसे हॉरिजॉन्टल जमीन में, ये डायग्राम अलग चीज है, वो बाद में बात करें। ऐसे जमीन में जैसे रेलवे ट्रैक होता है वैसा ये ट्रैक है। ट्रैक के एंड में कोई एक करंट कैरिंग सोर्स रख दिया है, ये करंट देने का सोर्स है, और इसकी खासियत है ये फिक्स करंट देता है। करंट कैसा है? फिक्स है। क्या होता है, यहां से करंट जाएगा तो रॉड से होते हुए वापस यहां से वापस आ जाएगा, ये करंट पूरे लूप में फ्लो करेगा। अब मुझे बताओ, रॉड में करंट फ्लो कर रहा है और रॉड मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, ठीक है। मुझे बताओ इस रॉड पे फोर्स लगेगा कि नहीं? हाँ, इस रॉड पे फोर्स लगेगा कि नहीं, मेरा क्वेश्चन है। तो रॉड पे रूल लगाते हैं। रॉड पे करंट कहाँ है? ये सब जमीन में है, टॉप व्यू हम दे रहे हैं। तो रॉड में करंट कहाँ है? ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? अंदर। तो फोर्स कहाँ लगेगा? यानी इस पे राइट फोर्स लगेगा। कितना लगेगा? आई एल बी, बी दिया होगा साइन 90। कितना लग गया? आई एल बी। लगेगा कि नहीं? ये सब जमीन में चल रहा है। इस रॉड का एमजी कहाँ है? अंदर। नॉर्मल कहाँ होगा? ऊपर। अभी मैं फिलहाल कहता हूं कि ये स्मूथ ट्रैक है, ये एम मास का रॉड है, स्मूथ ट्रैक है, इस पे इतना फोर्स लग रहा है। फोर्स तुमने बता दिया, तो बताओ एक्सीलरेशन कितना होगा? आई एल बी बाई एम। स्मूथ सरफेस तो आई एल बी बाई एम, यानी उस एक्सीलरेशन से ये चल पड़ेगा। कोई पूछे कि ये रेलवे पटरी बस डी दूरी के बाद खत्म हो गई है, तो रॉड के गिरने से पहले उसकी स्पीड क्या होगी? स्पीड जस्ट बिफोर फॉलिंग, या डी दूरी के बाद उसकी पटरी खत्म हो गई है तो बस यहां के बाद गिर जाएगा। कैसे निकालोगे यार? अरे एक्सेलेरेशन आ गया है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a इंटू डी। कोई पूछे यहां से वहां पहुंचने में समय कितना लगेगा? देखो, लॉज ऑफ मोशन, काइनेमेटिक्स शुरू हो गया। तो अब समझ लो कि जब जब फोर्स फिजिक्स में आता है किसी टॉपिक पे, किसी भी जगह पे, तो शुरुआत कहां हो जाती है? अभी इसी क्वेश्चन में मैं स्मूथ की जगह कह देता ये रफ है और जस्ट खिसकने के हालात हैं। जब भी मैं कहता हूं जस्ट खिसकने के हालात हैं, इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स इतना है कि वो म्यू एम जी के नहीं। मैं बस ये लाइन लिख देता कि रॉड इज जस्ट अबाउट टू स्लिप, तो बस इसको लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स किसके बराबर हो जाता? म्यू एम जी के। मैं फिर कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता था, म्यू पूछ सकता था या करंट पूछ सकता था, कोई भी क्वेश्चन क्या नहीं बनाया जा सकते? फोर्स आ गया तो समझ लो यार इसको मैकेनिक्स से जोड़ना तय है। तो बस मैंने शुरुआत करके छोड़ दी है।
कम से कम इतनी बातें तो कर ही लें कि हाँ कि कहीं कुछ नया दिखे तो हमें समझ में आए कि अच्छा ये वहां से कहानी उठाई गई। ये भी काफी फेमस डिस्कशन है। कम से कम फोर्स और एक्सीलरेशन की बातें तो हो ही सकती हैं। अब जोड़ के फ्रिक्शन का क्वेश्चन बना दे या कुछ और बना दे, सब संभव है इसमें। तो एक सेटअप क्वेश्चन हमारा चार्ज तक का था, फिर दूसरा सेटअप क्वेश्चन ये करंट से शुरू है। मतलब ये जो करंट वाला अभी अभी पढ़ाया मैंने ILB वाला, उसके क्वेश्चन 4-5 हैं, बस 4 ही हैं। फिर 5 नंबर से टॉर्क शुरू है। एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है और यहां एक करंट कैरिंग लूप रखा हुआ है। ये करंट कैरिंग लूप है। तुम कहोगे सर ये तो रॉड दिख रहा है। ये डायग्राम दिख रहा है भाई। इस डायग्राम में मैंने बस एक साइड A और B दिखाई है, वहां पर इतना ही नजर आ रहा है। यहां मैंने थोड़ा टिल्ट करके दिखाया, सब कुछ नजर आ रहा है। इस लूप में करंट ऐसे 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 घूम रहा है। नहीं, मुझे बताओ, ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है और ऐसे मैंने एक लूप बनाया है, इस पोर्शन पे फोर्स लगेगा कि नहीं? बस एक एक वायर पे सोचते, इस वायर पे फोर्स लगेगा कि नहीं? लगेगा तो कहां लगेगा? करंट ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, तो कहां लगेगा? बाहर। इस वाले पे कहां लगेगा? अंदर लगेगा। इस वाले पे कहां लगेगा? राइट। और इस वाले पे कहां लगेगा? लेफ्ट। मैं पूछूं कि इस पे लगने वाला नेट फोर्स कितना है, तो तुम ऐसे ही कह सकते थे कि सर यूनिफॉर्म फील्ड है और ये लूप है, तो लूप पे लगने वाला नेट फोर्स क्या होता है? 0। तो यार ऐसे कोई लूप रखा है, ये हल्का सा टिल्ट करके मैं दिखा देता हूं। तो इस पे लगने वाला फोर्स फिलहाल क्या है? 0 है। और इस समय इस पे टॉर्क भी 0 है। क्या इस समय इसके अंदर रोटेशन की कोई टेंडेंसी है? कोई टेंडेंसी नहीं है। देखो यार, जितने भी फोर्स लग रहे हैं वो सारे फोर्सेस उसी प्लेन से होके जा रहे हैं, और मैं तो कहूंगा उसके सेंटर ऑफ मास से होके जा रहे हैं। जब भी किसी चीज में सेंटर ऑफ मास से लगने वाले फोर्सेस होते हैं तो वो घूमती नहीं है। जैसे इस पेन को मैं ऐसे खींचूं तो ये फोर्स भी उसके सेंटर ऑफ मास से, ये भी, तो ये नहीं घूमेगा। लेकिन अगर मैं ऐसे करके एक को इधर खींचूं और एक को इधर, तब इसके अंदर रोटेशन होगा। यानी रोटेशन होने के लिए फोर्स का लगना कहां से जरूरी है? सेंटर ऑफ मास से हटके। जरा अभी मैं इस लूप को थोड़ा टिल्ट कर देता हूं। देखो यार, अभी टिल्ट कर दिया है, ये टिल्टेड व्यू नजर आ रहा है। मुझे बताओ, इस आगे वाले रॉड पे फोर्स कहां लगेगा? बाहर। और अंदर वाले में? अंदर। बाहर अंदर कैंसिल, फोर्स तो कैंसिल होना ही है। अच्छा, अच्छी बात यह है कि इस पूरे फोर्सेस, पूरे रॉड पे थोड़ा थोड़ा फोर्स सब जगह लगेंगे,
उसका सेंटर ऑफ फोर्स फिर से सेंटर ऑफ मास से पास करेगा और पिछले अगले वाले से कैंसिल हो जाएगा। वो प्लेन में ही सारे फोर्स हैं। मुझे बताओ इस अंदर जाते हुए वायर पे फोर्स कहां लगेगा? अंदर जाता हुआ वायर है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, राइट लगेगा। और इस पे, और ये फोर्सेस प्लेन से नहीं पास कर रहे हैं। मैं यार इसका एक वायर दिखा रहा हूं ऐसे, ये वाला, ठीक है। और अभी मैंने इसी वायर को क्या कर दिया है? टिल्ट कर दिया है। नहीं तो मैंने एक फोर्स इधर दिखाया और एक फोर्स इधर दिखाया है। क्या जनता समझ पा रही है? ये जो बीसी ब्रांच है वो मैंने दिखाई नहीं है, जो मैंने डीए ब्रांच है वो मैंने दिखाई नहीं, बस यहां डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया है। क्या इस बीसी वाली ब्रांच में राइट फोर्स लगेगा और डीए वाले में लेफ्ट फोर्स लगेगा? मुझे बताओ अब क्या ये फोर्स और ये फोर्स इस प्लेन से पास नहीं कर रहा है? और नहीं कर रहा है तो क्या ये इसको एक कपल दे रहा है, इसको टॉर्क दे रहा है, इसके अंदर रोटेशन की टेंडेंसी पैदा कर रहा है? क्या ये सेंटर के अबाउट इस सेंस में टॉर्क महसूस करेगा? कम से कम इतना भाव तो सबके अंदर आ ही जाना चाहिए कि ऐसा फोर्स टॉर्क दे सकता है, घुमाने की टेंडेंसी क्रिएट कर सकता है। बताओ अच्छा अगर ये फोर्स लग रहा है तो इस कॉइल को कैसा करने की टेंडेंसी है? इस कॉइल की टेंडेंसी है इसको वापस इसी पोजीशन में लाने की। नहीं, क्या ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में था? F0 का मतलब क्या होता है? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। और टॉर्क जीरो होने का मतलब क्या होता है? रोटेशनल इक्विलिब्रियम। क्या ये इस पे F वेक्टर क्या है? जीरो है। वो तो मैं अभी भी कह सकता हूं राइट लेफ्ट से कैंसिल हो रहा है, बाहर अंदर से, तो F कितना है? यानी ये अभी भी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। लेकिन क्या इसका टॉर्क नॉन जीरो है? नहीं, नॉट इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। क्या ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है? क्या जनता समझ पा रही? और इस समय ये किस पोजीशन में आना चाहता है? ये इस पोजीशन में आना चाहता है जहां उसका रोटेशन इक्विलिब्रियम में होता है। क्या जनता समझ पा रही है? अच्छा मुझे बताओ इस पोजीशन पे थोड़ा सा ऊपर कर दो या थोड़ा सा नीचे कर दो, ये वापस घूम के कहां आएगा? बीच में। यानी इस पोजीशन को हम क्या कह सकते हैं? पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। यानी ये इक्विलिब्रियम की स्टेबल पोजीशन है। इससे डिस्टर्ब करोगे तो वापस यहीं आना चाहेगा, नहीं आना चाहेगा। देखो जरा, अगर मैं थोड़ा सा इधर खिसका देता तो ऐसे और ऐसे फोर्स लगता तो वो घूम के फिर से कहां आना चाहता? क्या जनता समझ पा रही है? मैं इस वायर को अगर 90 डिग्री 180 डिग्री घुमा दूं, जरा ध्यान देना, मैं इस वायर को घुमा के ऐसे कर दूं 180 डिग्री। अभी मैंने कुछ थीटा डिग्री घुमाया है ऊपर, और अभी थीटा डिग्री कहां घुमाया है? नीचे। अब मैं इसको घुमा के 180 डिग्री कर देता हूं। 180 डिग्री का मतलब समझ रहे हो? ये ऐसे, ऐसे, ऐसे और ऐसे। क्या देखो करंट पूरा पलट जाएगा अगर 180 डिग्री घुमा दोगे। बताओ अच्छा, बी सी हमारा इधर आ गया और ए और डी इधर पहुंच गया, मैग्नेटिक फील्ड वही है। मुझे बताओ अभी ये इक्विलिब्रियम में है या नहीं है? क्या देखें, इस वायर पे फोर्स कहां लगेगा? इधर। इस पे कहां लगेगा? राइट। इधर बाहर और इधर अंदर। क्या अभी भी इसमें एफ क्या है? जीरो। टाओ क्या है? जीरो। लेकिन एक बात मुझे बताओ, अगर मैं इसको डिस्टर्ब कर दूं थोड़ा सा, जरा सोच के देखो, इस पोजीशन को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, अगर मैं इसको थोड़ा सा इधर कर दूं, थोड़ा सा टिल्ट कर दूं, तो क्या ये फोर्स ऐसे है और ये फोर्स ऐसे है? जरा ध्यान देना। तो क्या ये वापस अपनी ओरिजिनल जगह पे जाना चाहेगा? क्या इस जगह पे जाना चाहेगा? यहां F0 है, टॉर्क जीरो है। इसको मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दूं तो क्या ये फोर्स इसको वापस यहीं लाना चाहता है? जस्ट अ मिनट, ये एक इक्विलिब्रियम पोजीशन है, पूरी तरह से इक्विलिब्रियम है, रोटेशनल भी और ट्रांसलेशन भी। लेकिन इसको अगर यहां से डिस्टर्ब कर दे तो वापस जाना चाहेगा? नहीं। तुम देखो जरा, क्या ये टॉर्क किस सेंस का है? थीटा क्लॉकवाइज है, टॉर्क भी। यहां देखो जरा, थीटा क्लॉकवाइज था तो टॉर्क कैसा था? थीटा एंटी क्लॉकवाइज तो टॉर्क कैसा था?
तो वो पोजीशन इक्विलिब्रियम तो है बट नॉट अ स्टेबल इक्विलिब्रियम। यार स्टेबल अनस्टेबल की थोड़ी बातें हम लोग कर चुके हैं। यानी अगर कोई पूछे कि इस कॉइल को अगर घुमाया जाए तो दो पोजीशन ऐसी होती हैं जहां पे ये पूरी तरह से इक्विलिब्रियम में होता है, लेकिन उनमें से एक क्या है, स्टेबल है, दूसरा क्या है, अनस्टेबल है, और बीच में हर जगह टॉर्क लगता है, हर जगह टॉर्क लगता है। क्या जनता समझ पा रही है? टॉर्क कितना लगता है कि बिना टाइम वेस्ट के मैं सीधे फॉर्मूला बताने वाला हूं। तो क्या अगर एक टर्न की कॉइल है, मैं एक टर्न के लिए नहीं, अगर n टर्न की कॉइल है, यानी इस कॉइल को बहुत सारे टर्न से बनाया गया है, n टर्न की एक कॉइल है और वो किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखी है, तो उस पे लगने वाला टॉर्क का फॉर्मूला है NIAB sin थीटा। ये टॉर्क का फॉर्मूला है, जहां n क्या है, नंबर ऑफ टर्न ऑफ कॉइल, I क्या है सबको पता है, करंट, A क्या है, एरिया ऑफ कॉइल, B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पे ये सारी बातें चल रही हैं। ये टॉर्क का फॉर्मूला है। मैं एक फॉर्मूला साथ ही साथ और, चलो पहले इतना नोट कर लें। थीटा किसके किसके बीच का एंगल है, ये मैं क्लियर करना चाह रहा हूं। थीटा किसके किसके बीच का एंगल है, तो थीटा इज एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। तुम कहोगे एरिया वेक्टर क्या है? क्या हम लोगों ने जब पहली बार गॉस लॉ पढ़ा था तो एरिया वेक्टर डिफाइन किया था, वो सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे दिखाया जाता है। तो ये इसका एरिया वेक्टर है और ये क्या है, थीटा है। जरा ध्यान दे, अगर मैं थीटा 0 कर दूं तो इनमें से कौन सी पोजीशन बनेगी, ये वाली बनेगी। क्यों? देखो जरा, एरिया वेक्टर ऊपर है कि नहीं, मैं थीटा यहां पे 0 करूंगा तो टॉर्क कितना आएगा, NIAB sin 0 ना, तो sin 0 क्या होता है, 0। ये जस्टिफाई हो जाएगा। इधर क्या इसमें एरिया वेक्टर कितना हो चुका है, अरे ये पोजीशन थीटा बराबर 180 वाली है, ये पोजीशन थीटा बराबर 0 वाली थी। बता यहां 180 डालूं तो साइन 180 क्या आ जाएगा, साइन 180 0 होता है, मेक इट क्लियर। तो वहां का टॉर्क भी क्या है, 0 है, यहां का टॉर्क भी क्या है, 0 है। जनता समझ पा रही है? अब जरा मुझे बताएं, ये वाला थीटा 30 डिग्री 60 डिग्री है, टॉर्क कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा बेसिकली। चलो इतनी बात बहुत है यार, थीटा डालते जाओ टॉर्क यहां मिलता जाएगा। बात क्लियर है? हर पोजीशन के लिए हम टॉर्क निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूला सबको जस्टिफाई कर रहा है। क्या ये सारे टॉर्क के एक्सप्लेनेशन इससे मिल रहे हैं कि नहीं? और फोर्स के एक्सप्लेनेशन हम पहले से जानते हैं, लूप है तो फोर्स हमेशा यहां भी 0 यहां भी 0, हर हाल में फोर्स तो 0 होना ही है। और टॉर्क का एक्सप्लेनेशन हमें हर जगह का यहां से मिल रहा है। हटा दे भाई लोग, ये मैं नहीं मिटा रहा हूं।
मैंने टॉर्क का फॉर्मूला अभी अभी बताया क्या, NIAB साइन थीटा। इसमें n क्या था, नंबर ऑफ टर्न ऑफ कॉइल, ए क्या था, एरिया ऑफ कॉइल, और आई क्या था, करंट ऑफ कॉइल। क्या ये तीनों चीजें किससे रिलेटेड हैं, कॉइल से रिलेटेड है। मतलब कॉइल नहीं बदली तब तक ये पैरामीटर नहीं बदलेंगे। तो क्यों ना हम एन, आई और ए को एक नाम दे दें, सब कुछ कॉइल से रिलेटेड है तो नाम दे दें। तो एन आई ए को हम एक नाम देने वाले हैं क्या, म्यू। ये म्यू नया नाम आया है, म्यू को हम बोलते हैं क्या, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। यार अचानक से डाइपोल मोमेंट कहां से आ गया, ये कॉइल चल रही थी, डाइपोल मोमेंट, उसके पीछे लॉजिक है यार। तुम याद करो जब हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा था तो हम लोगों ने एक बात करी थी कि यार एक पॉजिटिव और निगेटिव का डाइपोल अगर ई के इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा एंगल पे रखा है तो उस पर एक टॉर्क लगता है। टॉर्क का फॉर्मूला था क्या, अब जरा इसका लुक देखो और इसका लुक देखो। ई इलेक्ट्रिक फील्ड साइन थीटा में थीटा एंगल था ई और पी के बीच का, तो यहां यार मैग्नेटिक फील्ड और थीटा एंगल है म्यू, और यार क्या बताओ म्यू यहां पे मैंने किसकी जगह लिखा है, NIA की जगह। तो जो एरिया का वेक्टर होगा वही म्यू का वेक्टर होगा। तो क्या एरिया और बी के बीच का एंगल थीटा था कि नहीं था, तो मैं कह सकता हूं यार एरिया थीटा, अब मैं कह सकता हूं म्यू और बी के बीच का एंगल है। क्या जनता समझ पा रही, चीजें यार मैच कर रही हैं, इसलिए कहीं ना कहीं हमने पहले जैसा नाम भी रखा है। देखो यार मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और टॉर्क का फॉर्मूला भी पहले जैसा आया, इसको हमें याद रखने के लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। बस एक समस्या है, यहां P का फर्दर फॉर्मूला होता था 12Q, और यहां P का फर्दर म्यू का फर्दर फॉर्मूला क्या है, वो चार्ज से रिलेटेड था और ये करंट से रिलेटेड है। क्या जनता समझ पा रही है, उसी फैशन में है। अच्छा एक और बात, यहां हम लोगों ने यार पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकाला था। क्या था पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, यार ये टॉर्क का फॉर्मूला था, पोटेंशियल जी का फॉर्मूला U बराबर, किसी को अगर याद हो, वो तो दो चार्ज, ये डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल जी होता था -P cos थीटा। तो यार यहां भी अगर मैं पोटेंशियल जी का फॉर्मूला लिखूं तो U बराबर क्या आएगा, म्यू बी कॉस थीटा। नो डाउट यार इसके एक्सप्लेनेशन स्टेप्स हैं, बट हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। जब हम वो इतने अच्छे से याद रखे हैं तो ये भी उसी से टिका के दिमाग में रख लेंगे। चलो चीजें इलेक्ट्रो से सिमिलर बनाने के लिए हम लोगों ने एक नया नाम इन्वॉल्व कराया, और उस नाम के आने से चीजें बहुत मैचिंग हो गई हैं। अब मुझे बताओ क्या P साइन थीटा को वेक्टर लुक में क्या लिखा करते थे, तो इसको भी वेक्टर लुक में क्या लिखेंगे, म्यू क्रॉस बी। पोटेंशियल जी को वेक्टर लुक में क्या लिखते थे, अरे नहीं P डॉट ई, अरे म्यू बी कॉस थीटा है तो इसका क्या हो जाएगा, म्यू डॉट बी। और जैसे क्वेश्चन जैसे एप्लीकेशन यहां होते थे, क्या वैसे एप्लीकेशन वैसे क्वेश्चन यहां भी होंगे, टॉर्क को लेके और पोटेंशियल जी को लेके। सीधे सीधे फॉर्मूला हजम करना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम मैग्नेटिज्म में ऐसे ही पढ़ेंगे। इलेक्ट्रो में ऐसा होता था तो मैग्नेटिज्म में भी वैसा ही है। क्लियर है भाई, ये याद आ रहा है सबको कि सब भूला भूला सा, सुना सुना सा लग रहा है, सुना सा लग रहा है, सुना से लग रहा है, पढ़ा है, वेरी गुड, सुना तो हम लोगों ने टॉर्क का फॉर्मूला मिलता जुलता बना लिया इलेक्ट्रो से। वहां P साइन थीटा होता था, यहां म्यू भी साइन थीटा। वहां पर P Q से रिलेटेड था, यहां म्यू किससे रिलेटेड है, I से रिलेटेड है। मैं यहां एक कॉइल बना रहा हूं, तुम्हें कॉइल जैसा दिखेगा नहीं, ये उसका क्या है, एरिया वेक्टर है, और ये क्या है,
मैग्नेटिक फील्ड है। बता रहे इसमें टॉर्क का सेंस क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज? अच्छा, करंट बताना पड़ेगा। क्या मैं दिखाया था अभी थोड़ी देर पहले, ऐसे करंट, अंदर करंट तो ऐसा फोर्स, बाहर करंट तो ऐसा फोर्स। ठीक है, मैं इस कॉइल को अभी थोड़ा और जूम करके दिखा रहा हूं। ऐसी कॉइल थी, ऐसी कॉइल थी। क्या बता, एरिया वेक्टर में सरफेस में ऊपर ही क्यों दिखा रहा हूं, नीचे भी तो दिखा सकता हूं। इसका एकदम सेट रूल है, और रूल क्या है? कॉइल के बीच में हाथ रखो और हाथ को कर्ल करो। हाथ को कर्ल करते समय अंगूठा कहां दिखा रहा है? ऊपर। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कहां दिखाई जाएगी? ऊपर। कौन से रूल से? ये थंब वाला रूल। ये थंब है और ये हमारी बंद मुट्ठी है। ठीक है, एरिया वेक्टर अगर करंट इस सेंस का है तो ऊपर आएगा, इस सेंस का होता तो, इसका मतलब एरिया वेक्टर सरफेस में दो जगह बोला जा सकता है, ऊपर या नीचे। उसका सेट नियम है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। कंफ्यूजन इलेक्ट्रो वाले में था। वहां अगर कोई सरफेस होती थी तो एरिया वेक्टर हम कहीं भी मान सकते थे, इजी मानते थे, है ना। हालांकि बॉक्स के केस में आउटसाइड मानते थे। यहां ये थंब मैंने ठीक बनाया यार, क्योंकि इमोजी देख देख के मुझे पता है कि कैसे बनाना है। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन समझ में आ गया। अब जरा हम बात करते हैं टॉर्क। बता, इसमें एरिया वेक्टर तुम्हें नजर आ रहा है तो टॉर्क कहां होगा? क्या एरिया वेक्टर की डायरेक्शन और म्यू की डायरेक्शन सेम होती है? मैंने टॉर्क को डिफाइन किया है म्यू क्रॉस। तुम्हें याद है जब भी कोई क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो उसमें हम एक डायरेक्शन की बात करते हैं और एक सेंस की बात करते हैं। तो हम एरिया वेक्टर से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ हवा करते हुए चले तो ये सेंस है। कैसा आ रहा है? एरिया वेक्टर से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ चलो, ये कौन सा सेंस है? इस सेंस में घड़ी घूमती है। कोई और घड़ी पहन रखी क्या? ये कौन सा सेंस हो गया? क्लॉकवाइज। तो फिलहाल इस डायग्राम में टॉर्क का सेंस क्या है? सेंस ऑफ टॉर्क, सेंस ऑफ टॉर्क क्लॉकवाइज है। ठीक है। दूसरी बात, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। यार, टॉर्क का डायरेक्शन क्रॉस प्रोडक्ट के किसी भी फॉर्मूले का डायरेक्शन कैसे तय किया जाता है? पहले वेक्टर से हवा करते हुए दूसरे की तरफ चलो तो जहां अंगूठा इंडिकेट करता है, यानी वो इंडिकेशन ऐसा आएगा, प्लेन में आएगा और अंदर आएगा। तो डायरेक्शन कहां है? इनसाइड द प्लेन। जिस तरह से मैंने डायग्राम बनाया है, इनसाइड द प्लेन। क्या जनता समझ पा रही? बहुत सारी डायरेक्शन हो गई, मैंने तीन चीजों की डायरेक्शन बता दी। एरिया वेक्टर कैसे तय करते हैं? जब एरिया वेक्टर तय हो जाए, ऑब्वियसली म्यू वेक्टर भी वही होता है। एरिया वेक्टर जब तय हो जाए तो टॉर्क का सेंस कैसे लाते हैं और टॉर्क की डायरेक्शन कैसे लाते हैं? टॉर्क या रोटेशन में ओमेगा या एल, ये सारे एक्सियल वेक्टर होते हैं और एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा एक्सिस के अलोंग होती है। देखो मैंने यहां एक लाइन बना रखी है, ये रोटेशन वाली, ये लाइन उसकी एक्सिस है और ये फिलहाल इनसाइड द प्लेन है। क्या जनता समझ पा रही है? इसका रोटेशन इसी एक्सिस के अबाउट हो रहा है। क्या जनता समझ पा रही है? अरे मैं रोटेशन दिखा रहा हूं, क्या इस लाइन के अबाउट रोटेशन चल रहा है कि नहीं? ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो बहुत सारे नए नाम आए हैं, नए फॉर्मूले आए हैं, डायरेक्शंस आई हैं। जब तक हम क्वेश्चन एक दो नहीं करेंगे तब तक बातें क्लियर नहीं होंगी। तो सबसे पहले मैं टॉर्क पे कुछ क्वेश्चन करने वाला हूं, ज्यादा बातें टॉर्क पे ही होती हैं। अच्छा, मैं यहां पर इस समय एक पॉइंट रख रहा हूं ए और एक रख रहा हूं बी। बता, ए कहां जा रहा होगा इस वक्त टॉर्क इफेक्ट में? नीचे। और बी? भाई इस सेंस में घूमेगा
तो ए कहां जाएगा नीचे, बी कहां जाएगा, ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है। अगर तुम्हें ये पता है सेंस क्या होगा तभी तो ये जवाब दे पाओगे। कि जनता समझ पा रही है? चलो जब मैंने ये फॉर्मूला डेराइव किया है तो यहां ए एरिया आया है। मैंने भले समझाने के लिए रेक्टेंगल का सहारा लिया था, समझाने के लिए मैंने रेक्टेंगल का सहारा लिया था, बट वो शेप कोई भी हो सकता है, सर्कुलर, ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर, कुछ भी हो सकता है। तो क्या शेप बदलेगा तो एरिया निकालने का तरीका बदलेगा, और कुछ नहीं। चलो मैंने यहां पर ए रेडियस की सर्कुलर लूप ली है जिसमें n नंबर ऑफ टर्न है। कुछ क्वेश्चंस के आंसर देना है सबको लिख के। हाँ भाई ऐसा करंट कैरिंग लूप है, ए रेडियस है, एन नंबर ऑफ टर्न है। पहला क्वेश्चन पूछा है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट।
कितने लोगों का हो गया? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट फॉर्मूला बताएं। NIA है। अभी कुछ नहीं लिखा, वेक्टर लुक में थोड़ी लिखना है, बस स्केलर लुक में। n की जगह क्या है? n। I की जगह क्या है? I। एरिया नहीं दिया, रेडियस दिया है, तो पाई स्क्वायर, दैट्स इट, मैग्नेटिक मोमेंट आ गया। ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है। क्लियर है? अभी अगर मैं कह देता कि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो बताओ अच्छा z एक्सिस कहां होगी? बाहर। अगर कोई म्यू वेक्टर, इसको मैग्नेटिक मोमेंट को वेक्टर फॉर्म में लिखना होता तो क्या लिखते? बिल्कुल। अगर इसको कोई वेक्टर फॉर्म में लिखता तो NI पाई स्क्वायर तो लिखते ही, साथ में यूनिट वेक्टर और लिख देते। बताओ यूनिट वेक्टर कहां होगा अगर करंट मैंने इस सेंस का दिखाया है, सॉरी इस सेंस का, कहां होगा? बाहर। तो हम क्या लिखा देते? K कैप। ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हो गया। इतनी बात समझ में आ गई? ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है वेक्टर में या स्केलर फॉर्म में। तीसरा क्वेश्चन, टॉर्क कितना लगेगा? अभी टॉर्क स्केलर लुक में ही लाना है, स्केलर आंसर टॉर्क का चाहिए, स्केलर आंसर चाहिए। स्केलर फॉर्मूला क्या है टॉर्क का? हाँ चलो सीधे पता है तो NI ए बी साइन थीटा लिख दो, वरना म्यू बी साइन थीटा। ठीक है, थीटा क्या? एरिया बाहर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो टॉर्क कितना आ गया? 0। दैट्स इट। ये भी क्वेश्चन हो सकता है, 0 डिग्री वाला ही पूछे। ओके, जनता ये करेगी। अच्छा ऐसा टॉर्क का वेक्टर फॉर्म में लिखना होता तो चलो, अब 0 है तो यार क्या डायरेक्शन? 0 है तो कोई डायरेक्शन नहीं है। इस क्वेश्चन में आते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा टिल्टेड है एक्स एक्सिस से 30 डिग्री पे, बाकी सब नजर आ रहा है। इसको लैंग्वेज में लिखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड का प्लेन और क्वाइल का प्लेन सेम है, प्लेन सेम है। चलो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितने लोगों ने लिख लिया? पहला क्वेश्चन, ऐसा सर्कुलर क्वाइल है, आई का करंट दिया है और मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है ऐसी। मैग्नेटिक फील्ड का एक्स एक्सिस का एंगल कितना दे रखा है? 30 डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड बी दे रखा है, इसका रेडियस कितना है? ए है, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी है, आई का करंट है। तो बता इसका म्यू कितना लिखोगे? पहला क्वेश्चन, एन आई, एन कितना? 1, ए कितना? आई, पाई स्क्वायर। कितना लिख लिया यार?
नंबर ऑफ टर्न कुछ नहीं दिया तो एक टर्न तो है ही है ना जो हमें नजर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, इसको वेक्टर लुक में लिखना हो तो I इंटू पाई ए स्क्वायर के कैप, इतनी बात तो लिखना ही चाहिए, कॉपी पेस्ट करना था, बस हिम्मत बढ़ाने के लिए मैंने दे दिया था। थर्ड क्वेश्चन, मैग्नेटिक टॉर्क, कुछ नहीं लिखा है तो हमें स्केलर आंसर बताना है टाउ का, जिसका हो जाए बुला के दिखा सकता है। इधर टॉर्क कितना, म्यू बी साइन थीटा, म्यू कितना है आई इंटू पाई ए स्क्वायर, बी की जगह बी, बस थीटा ही सोचना था। अच्छा मुझे बताओ, मैग्नेटिक फील्ड किस प्लेन में है, बोर्ड के प्लेन में या एक्स वाई प्लेन में, है कि नहीं, और लूप भी एक्स वाई प्लेन में ही है, लूप भी उसी प्लेन में है और मैग्नेटिक फील्ड भी उसी प्लेन में है। अब चलो बात करते हैं, इसका एरिया वेक्टर कहाँ आया है, बाहर, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, प्लेन में है, इनके बीच में कितना एंगल है, तो फिर इस एंगल का कोई काम नहीं है, ये केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था। दैट्स इट, आई पाई ए स्क्वायर बी, ये टॉर्क का आंसर है। अगला क्वेश्चन है टॉर्क वेक्टर, यहां काम है टॉर्क वेक्टर, टॉर्क वेक्टर कहां होगा, तो टॉर्क वेक्टर की डायरेक्शन पता है कहां से कहां की तरफ होती है, एरिया वेक्टर से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ हवा करते हुए चलो, तो अंगूठा कहां दिखाता है, यार ये अंगूठा पता है कहां दिखा रहा है, इधर दिखा रहा है, एरिया वेक्टर से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ चलो तो अंगूठा यहां दिखा रहा है, और ये लाइन पता है कैसी है, ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री पे है, और इस कॉइल के डायमीटर से पास करने वाली लाइन होगी, कोई भी फ्री बॉडी रोटेट करती है तो अपने सेंटर मास के अबाउट रोटेट करती है, तो ये उसकी टॉर्क का डायरेक्शन है, पता है ये कहां होगा, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड 30 डिग्री पे थी तो ये एंगल भी कितना आएगा, 30 डिग्री विद द लेफ्ट। अब हमें टॉर्क का मैग्नीट्यूड पता चल चुका है, उसको वेक्टर में रिप्रेजेंट करना है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्या इसका एक कंपोनेंट पीछे आएगा और एक कंपोनेंट, तो मैं लिखूंगा माइनस टाउ कॉस 30 आई कैप प्लस टाउ साइन 30 जे कैप, यार ये इसका आंसर होगा, टाउ की जगह उठा के रखना पड़ेगा, ये तो किसी भी वेक्टर के लिए, अगर कोई वेक्टर का एरो पता चल जाए और एंगल पता हो तो उसके कंपोनेंट करना हमने वेक्टर में पढ़ा है कि नहीं, देख लें जरा, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन लग सकता है। अच्छा अच्छी बात यह है कि 4 ऑब्जेक्टिव में इसका आंसर ढूंढना बहुत आसान होता है, 4 ऑप्शन में से 2 आंसर होंगे प्लस आई प्लस जे वाले, प्लस आई माइनस जे वाले, माइनस आई माइनस जे वाले, तो ये आंसर एक ही होगा, माइनस आई प्लस जे वाला, हमें सीधे टिक कर देना, सॉल्व नहीं करना पड़ता है, माइनस आई प्लस जे वाला आंसर एक ही होगा 4 में से, हम तुरंत टिक कर देंगे। इस तरह के क्वेश्चन जब भी आते हैं मैंने देखा है कि सीधे सीधे हम पकड़ लेते हैं बिना सॉल्व किए, क्या जनता समझ पा रही है। अभी मैं याद दिला रहा हूं टॉर्क की डायरेक्शन हम कैसे निकालते थे, एरिया वेक्टर से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ चलते थे, तो इसका एरिया वेक्टर कहां है, बाहर, मैग्नेटिक फील्ड कहां है, इधर, तो एरिया वेक्टर से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ चलो, अंगूठा कहां इशारा कर रहा है, और ये कहां इशारा करेगा, तो इसके 90 डिग्री पे ही इशारा करेगा, हाँ मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री पे, भाई एरिया से मैग्नेटिक फील्ड तरफ चलना है तो अंगूठा कहां इशारा करेगा, अच्छा 90 पे है तो ये एंगल 30 बनेगा, जस्ट हम ये कंफर्म करते हैं, ये 30 है, ओहो ये 30 है और ये 90 है, तो ये 60 आएगा, सॉरी ये 60 आएगा भाई,
अरे भाई 60 30 90 90 180। ये अपने मन से कर दे, ये कम से कम अपने मन से कर दे। जिसका हो गया है बुला के दिखा सकता है। ये ए रेडियस का एक सेमी सर्किल है। चार क्वेश्चन है यार। म्यू कितने लोगों का आ गया यार? अरे म्यू तो लिख ही देना चाहिए यार। म्यू क्या होता है? एन आई ए, नंबर ऑफ टर्न 1 है, आई की जगह आई है, एरिया कितना, दैट्स इट। कितने लोग लिख लिया यार? आधा सर्किल है तो आधा एरिया। अगला क्वेश्चन, म्यू का वेक्टर आंसर, इसको वेक्टर कैसे लिखोगे? अरे वेक्टर में मैग्नीट्यूड होता है और यूनिट वेक्टर होता है। बताओ यार इसकी डायरेक्शन कहां आने वाली है? बीच में हाथ रख के हाथ को कर्ल करें, कहां आ रही है? अंदर आ रही ना, और अंदर की जगह क्या लिखते हैं? माइनस के। चार ऑप्शन में से ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है, बस सीधे डायरेक्शन पहचानना पड़े। कितने लोग निकल लिया यार ये? अगली चीज, टॉर्क का स्केलर आंसर। टॉर्क का स्केलर आंसर होता है म्यू बी साइन थीटा। म्यू की जगह तुम लिख ही चुके हो आई पाई ए स्क्वायर बाय 2, बी की जगह बी, बस मुझे बताओ थीटा कितना। भाई एरिया वेक्टर कहां है? अंदर। मैग्नीट्यूड कहां है? ऊपर। तो 90 का एंगल है, साइन 90 कितना होता है? 1। ये टॉर्क का आंसर आ गया। टॉर्क का डायरेक्शन कहां होगा? टॉर्क की दो चीजें होती है, सेंस और डायरेक्शन। तो हम अंदर हाथ डालें, अंदर से हवा करते हुए कहां की तरफ चले? मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। अंगूठा कहां इशारा कर रहा है? राइट। तो बस आई कैप लिख दो। अरे नहीं इशारा कर रहा है अंगूठा, अंदर से ऊपर आओ, अंगूठा कहां इशारा कर रहा है? राइट, मतलब आई डायरेक्शन में। क्या अभी क्लियर है? अभी कुछ और बताना है? इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे, इतना आ जाए यही बहुत है जितना मैंने बता दिया है। लेकिन इतना संभालना आना चाहिए भाई, इतने पे क्वेश्चन बनते ही हैं। मैंने काफी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन डाले हैं इस पे बेस्ड।
अभी खत्म नहीं हुआ है, मैं पोटेंशियल जी पे थोड़ा और बात करूंगा 5 मिनट, फिर तभी होमवर्क तो बने कम से कम कुछ ढंग का, आखिरकार कल का पूरा गैप है। मुझे बता यार, पोटेंशियल जी जब जब फिजिक्स में आती है तो उसके एप्लीकेशन क्या होते हैं। एक तो सीधे पोटेंशियल जी पे क्वेश्चन आ जाए कि 30 डिग्री पे पोटेंशियल जी कितनी, 60 डिग्री पे पोटेंशियल जी कितनी, 90 डिग्री पे पोटेंशियल जी कितनी, नहीं पूछा जा सकता। म्यू डालो, बी डालो, एंगल डालो, म्यू पे आंसर, यू का आंसर आ जाएगा। दूसरा क्या हो सकता है, तो यार इस टॉपिक में कम से कम ज्यादा वेरिएशन की मुझे उम्मीद नहीं है। मैं हमेशा पोटेंशियल जब पढ़ाता हूं तो 3 कैटेगरी क्वेश्चन कहता हूं, रेस्ट से रेस्ट, रेस्ट से मोशन, मोशन से। इसमें अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो रेस्ट से रेस्ट वाला आएगा, रेस्ट से मोशन नहीं आएगा, क्योंकि उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना एक बड़ा काम माना जाएगा, फिर वो लेवल 2 क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें क्या आएगा, तो बता रेस्ट से रेस्ट, कभी कोई कह दे कि इसको 30 डिग्री से 90 डिग्री, 60 डिग्री से 90 डिग्री घुमाया गया है, वर्क डन बताओ, वर्क डन बताओ किसी कॉइल को, वर्क डन बताओ। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या होता है, यू फाइनल माइनस, तो यू फाइनल कितना हो गया, माइनस म्यू बी कॉस 90, म्यू बी सब दिया होगा। इनिशियल कितना हो गया, माइनस म्यू बी कॉस 60, निकाल लेंगे, नहीं निकाल लेंगे किसी एंगल से किसी। क्या ये काम हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नहीं किया है, किया है, जब जब ऐसे पोटेंशियल जी का फॉर्मूला तब तक हमने किया है। कोई पूछे यार थीटा बराबर 0 से थीटा बराबर थीटा का वर्क डन बताओ, यार ये फॉर्मूला अगेन मैंने उस समय भी कहा था कि ये फॉर्मूले को लोग ज्यादा भाव देते हैं, तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन है, तो क्या करोगे यार, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यू फाइनल कितना कॉस थीटा, यू इनिशियल कितना कॉस 0, म्यू भी कॉमन आ गया, ये प्लस हो जाएगा 1 माइनस, इसको बिल्कुल डब्बे में बंद करने की जरूरत नहीं है। तुम किसी भी एंगल से किसी भी एंगल के लिए ये स्टेप कर सकते हो कि नहीं, कि जनता समझ पा रही है। टॉर्क पे क्वेश्चन हो गए, पोटेंशियल जी पे, पोटेंशियल जी पे हम कितने बार कर चुके हैं, तो मुझे अब ज्यादा बात करने की जरूरत है नहीं, कि जनता समझ गई है, कुछ और बोला जाए। तो अब तुम्हें कितना सारा होमवर्क करना है, बहुत सारा, 35 तक के सारे क्वेश्चन फर्स्ट सेक्शन में, और सेकंड सेक्शन में माय गॉड 32 तक के सारे क्वेश्चन, 32 32 नहीं पता। ठीक है, तो कल का टाइम है, फुर्सत में आराम से करना, मेरे पेपर है।